नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाने वाले हैं जिनके हुनर का लोहा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माना जाता है। वो कई दशकों से अपनी सेवा चिकित्सा जगत को दे रहे हैं। उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को उनके दर्द से निजात दिलाई है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.एस. प्रसाद जी की। एक मुलाकात कराते हैं आपकी उनसे और जानते हैं उनके छुए और अनछुए पहलुओं को। दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर ए.एस. प्रसाद जी से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। नमस्कार, थैंक यू। सर, हम सभी आपको जानते हैं कि फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे, और हमारे दर्शक आपको और करीब से आज जानना चाहेंगे आप ही की ज़ुबानी। तो कैसा रहा आपका सफ़र बचपन से लेकर के अभी तक? अगर बचपन से बताएंगे तो थोड़ा लंबा ही सफ़र है, लेकिन हाँ, जन्म पटना में हुआ, बिहार में। पहली जो शिक्षा शुरू हुई वो हजारीबाग एक जगह है पहाड़ियों के बीच में, वहाँ से शुरू हुई। फिर थोड़े दिन पटना, क्लास 6 तक हम पटना में रहे। क्लास 6 में मुझे मेरे घर वालों ने 6 महीने के लिए, जो हमारे बाप दादा का स्कूल था जहाँ पे हमारे फोरफादर्स पढ़े थे, वो एक डुमरांव जगह है बिहार में, आरा और बक्सर के बीच में। 6 महीने के लिए मुझे उस स्कूल में पढ़ाया गया। उसके बाद क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली के प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मेरे ऊपर सबका अधिकार था और दादी का सबसे बड़ा अधिकार होता था। तो दादी डिसाइड करती थी ये किसके पास रहेगा। तो फिर मैं राउरकेला भेज दिया गया उड़ीसा में, वहाँ मेरे ताऊ जी रहते थे। उनके साथ रह के मैंने इंटरमीडिएट तक उड़ीसा में पढ़ाई की। और उसके बाद मैं हुआ कि अब मेडिकल पढ़ाया जाए। मैं इंजीनियर बनना चाहता था वैसे तो, लेकिन घर वालों के उससे मैंने बायो छोड़ भी दिया था इंटर के बाद। लेकिन फिर हुआ कि नहीं इंटर में, लेकिन फिर मैं बायो लेके पढ़ा और बायो मैथ्स दोनों लेके पढ़ा। और फिर तैयारी की, पीएमटी की, और चांस की बात है मेरा सिलेक्शन यूपी में भी हो गया था, एफएमसी में हो गया था और उड़ीसा में हो गया था। तो हुआ कि उड़ीसा नॉन उड़िया हो तो इधर आ जाओ। एफएमसी में मेरा वेट लिस्ट था, तो अभी मेरा वहाँ से कॉल नहीं आया था, तब तक यूपी में हो गया, तो एडमिशन कानपुर करा दिया गया। बाद में मेरा कॉल लेटर आया, मैंने बहुत सर पैर पकड़े कि भाई मुझे एफएमसी पुणे भेज दो, लेकिन मिडिल क्लास का मेंटालिटी। और मेरे एक अंकल यहाँ आईआईटी में प्रोफेसर थे, तो एक लोकल गार्जियन भी कानपुर में था जी। तो फैमिली ने बोला नहीं, आप कानपुर पढ़ेंगे, दैट्स फाइनल। सर, कानपुर आने के बाद जब आपने एडमिशन ले लिया, कैसा रहा एटमॉस्फेयर वहाँ आपके कॉलेज का? मेरे ख्याल से अगर किसी ने 3 इडियट्स नावल पढ़ी है तो वो इंजीनियरिंग की बात ही थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी कुछ अलग नहीं होते हैं, वैसे ही कुछ होता है। और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेरे लिए एक थोड़ा कल्चरल शॉक भी था। मैं उड़ीसा से आया था, वो भी राउरकेला से। राउरकेला एक बहुत बढ़िया खूबसूरत कॉस्मोपॉलिटन शहर है, और यहाँ पर रह के बहुत सारे प्रिजुडिसेस एंड बायसेस मुझे देखने को मिल रहे थे। मेरे एक्सेंट भी थोड़ा अजीब था, मैं अंग्रेजी ज़्यादा बोलता था, हिंदी कम बोलता था उस समय। लेकिन वैरायटी बहुत थी, हर दिन इंटरेस्टिंग होता था। हर दिन फर्स्ट ईयर में तो आप सुबह से शाम तक क्लास में रहिए और उसके बाद रैगिंग से बचने के लिए भागते रहिए, पहले वो था। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत अच्छा था। थर्ड ईयर में आके जब आप पहली बार आपको आला मिलता है, वो अपना एक एक्सपीरियंस था, एंड इट वॉज वेरी गुड। पहली बार हम लोग का पूरा ग्रूमिंग उस समय सीनियर्स की बदौलत होता था। हम लोग को हर कदम पे हमारे जो सीनियर्स थे वो बताते थे, मदद करते थे, वो उन्होंने जो सीखा था वो गाइड करते थे। और ये चीज़ चलती रही, मतलब ये एमबीबीएस में भी रहा, हर पढ़ाई में। ठीक है, मैं पढ़ने में अच्छा था और
अब एक समय था कि, और मैं खेलने में भी बहुत अच्छा था, तो मैं म्यूज़िक भी था, सोशल कल्चरल एक्टिविटी में भी था, मैं फिल्म सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट भी था, मैं अपने कॉलेज में क्या क्या फिल्म दिखाई जाएगी ये भी सेलेक्ट करता था। हमारे प्रोफेसर एस.एन. अग्रवाल थे, वो बहुत मानते थे मुझे, तो उन्होंने पूरा, उनकी सोसाइटी थी वो, जिसके थ्रू हम लोग कॉलेज में अच्छी फिल्में दिखाते थे। बहुत अंग्रेजी की फिल्म हम लोग मंगा के दिखाया करते थे। सर अगर कॉलेज लाइफ की बात करें तो कॉलेज का कोई ऐसा वाकया जो आप अभी भी याद करना चाहते हो? ये बहुत मुश्किल है, एक सिंगल वाकया, बहुत सारे वाकये हैं, पर ये मैं जानता हूँ कि मतलब मेरी वाइफ वहीं से मिली है। मतलब मेरी वाइफ को तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इस समय वाइफ है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड वहीं थी, और हम लोग 1.5-2 साल तक लड़ते भी रहे, लेकिन हाँ ये डिसीजन हो गया था कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। तो दैट, अगर सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे ख्याल से मेरी डिग्री और एमएस की डिग्री से भी ये बेहतर बात मेरे लिए यही हुई है। सबके साथ हम जब से पढ़ रहे थे तब से भी कुछ इनको इंट्यूशन रहता था, या कुछ जब भी हम लखनऊ अकेले भी जाते थे और लौटते थे तो इनका कहना था कि उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, पेजर नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हम लखनऊ से आते थे, कई बार ऐसा होता था हम अकेले गए हैं, डॉक्टर साहब नहीं गए, तो ये हमको मेडिकल कॉलेज के गेट पे मिलते थे, और इनको ये कॉन्फिडेंस था कि तुम जिस भी टाइम आओगी मैं वहाँ गेट पे मिलूँगा। आई डोंट नो कैसे इनका इंट्यूशन स्ट्रांग था, क्या था, केमिस्ट्री थी, आई डोंट नो वॉट एवर, लेकिन ये वहाँ मुझे मेडिकल कॉलेज के गेट पे मिल जाया करते थे कि हाँ ये अब आई, ये बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन हाँ ऐसा होता था। आपकी फर्स्ट जॉब? एमएस करते थे, मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, क्योंकि जब एमएस कर रहा था उसी समय फादर को कैंसर हुआ, तो मैं फादर को हम लोग यहीं ले आए, क्योंकि लखनऊ में उस समय कैंसर की इलाज की अच्छी सुविधाएं नहीं थी, यहाँ जेके कैंसर इंस्टीट्यूट था। और उसी दौरान जब क्राइसिस आती है तो हमने पीएमएस ज्वाइन किया, और फादर की डेथ हो गई, उसके बाद मैं जॉब में रह गया। तो मैं चौबेपुर के ब्लॉक में पूरा मेरी डिस्पेंसरी में पोस्टेड थी, लेकिन वो 2 साल जब तक मैं रहा मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं साइकिल से गांव घूमता था, आज तक वो दोस्ती काम आ रही है, मेरा फार्म वहीं है, वहाँ के लोग मुझे जानते हैं आज तक। और सर्विसेज में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पीएमएस जो सर्विस है वो थोड़ी सी सिस्टम अलग सा है, और मैं वहाँ पे उतना बढ़िया फिट नहीं हो पा रहा था, और इसलिए कि मैं बहुत यंग था, डाई हार्ड लेफ्टिस्ट कहलाता था उस समय, और गलत काम न करेंगे न करने देंगे उस पर लड़ा करता था। और वहाँ आप ना करो, लेकिन आप ना करने देंगे पे परेशानी होती है। अल्टीमेटली आई टुक ए डिसीजन कि हाँ मैं जॉब छोड़ के प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ तब तक मेडिकल कॉलेज में आ गई थी, तो ये था कि हमारे पास एक आदमी की सैलरी है, तो एक आदमी की सैलरी पे घर चल सकता है। उस स्थिति में मैंने अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब को रिज़ाइन किया और प्रैक्टिस करना शुरू किया। और वो भी डेस्टिनी है, मतलब मुझे 2 जगह हमको प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिला, और दोनों में हमारा एक तरह से कहा जाए फैमिली बैकअप काम आया। जीटी नर्सिंग होम में जो मिसेज़ रहमान है वो मेरी मदर इन लॉ की स्कूल की क्लास फेलो हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमको एक फुटहोल्ड, एक पैर जमाने का मौका दिया गया। और जो परेड पे मेरी क्लिनिक थी मेट्रो एंड कंपनी, जो मिस्टर सिंह थे, मिस्टर सिंह के फादर डुमराव महाराजा के कैप्टन स्टेट के मैनेजर हुआ करते थे, एंड मेरे परबाबा वहाँ के दीवान रहे थे, तो वो लिंक से उन्होंने मुझे परेड पे मुफ्त में बैठने की जगह दी। परेड जैसी जगह में किसी को मुफ्त में बिना किराए के, श्रीमान ने बोला बेटा बैठो, जब थोड़ी आमदनी होने लगेगी तब हम लोग देखेंगे कितना किराया ले सकते हैं। अपना फ़ोन मुझे दे दिया, फर्नीचर सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं, मैं जाके वहाँ पे केवल एक अपने पैड जो छपवाए थे वो लेके जाके वहाँ पे बैठना शुरू कर दिया। तो ये दोनों चीज़ मेरे ख्याल से डेस्टिनी थी कि मुझे कानपुर में रहना था। दोनों ऐसी जगह मुझे पैर जमाने को मौका मिला जहाँ मेरे कुछ पैसा नहीं लगा, कुछ नहीं, केवल पुराने फैमिली के जो टर्म्स थे, पुराना खानदान था, उसने मुझे ये मौका दिया। तो डेस्टिनी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वैसे हमने आपको हमेशा प्रैक्टिस करते हुए देखा है, ये कब की बातें हैं ये सारी? हाँ ये तो सही है, लेकिन ये बहुत मिक्स्ड है, क्योंकि हमको अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है 88 में मैंने फैसला लिया, मैं 85 में मैंने एमएस किया था, और 86 में पीएमएस में, 85 के नवंबर में पीएमएस ज्वाइन किया था, और 88 में मैंने फैसला किया रिज़ाइन करने का, और 88 से हमने प्रैक्टिस शुरू की। तो ये शुरू के जो प्रैक्टिस के क्षण थे वो अभी नहीं भूल सकते हैं। मेरे पास एक विजय सुपर स्कूटर हुआ करता था, मैं जीटी नर्सिंग होम थोड़ी देर बैठता था, फिर वहाँ से परेड जाता था, वहाँ बैठता था,
मरीज तो रहते नहीं थे, तो लेकिन मैं कॉमिक्स पढ़ा करता था, आर्ची की या नॉवेल पढ़ा करता था, 2 चीज़ मैं वहाँ बैठ के पढ़ता था। लेकिन हाँ, मैं और मुझे कोई जानता भी नहीं था शहर में। उसी समय मोहम्मदिया हॉस्पिटल भी ज्वाइन करने का मौका मिला। वहाँ पे लोगों ने बोला कि साहब आप इसको चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ज्वाइन कर लीजिए। वो ज्वाइन किया हमने। फिर मैंने कैंट हॉस्पिटल में भी एज ऑर्थोपेडिक सर्जन ज्वाइन किया, फ्री में वहाँ भी काम करता था। फिर एक रोटरी की क्लिनिक शुक्लागंज में थी, वहाँ हफ्ते में 1 दिन वहाँ भी जाना शुरू किया। तो शुरू में मैं नौकरी छोड़ के मैंने सब कुछ फ्री में काम करना शुरू किया। और परेड की क्लिनिक भी, क्योंकि मैं बोला उस समय मैं कम्युनिस्ट हुआ करता था, मैं सोचता था कि मैं सरकारी पैसे पर पढ़ाऊँ, सब हमारे गवर्नमेंट पढ़ाती है हम लोग को मेडिकल में, तो मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे जो भी काम करना है फ्री में भी करना चाहिए। और जब मेरी क्लिनिक खोली तो भी ये हुआ कि 1 दिन तो फ्री रहेगा। और बहुत अजीब सी बात है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मैं सोचते रहा हूँ कौन सा दिन फ्री किया जाए। तो हमारे साथियों ने बोला कि भाई परेड है, फ्राइडे को फ्री कर दो। फिर कुछ लोगों ने बोला अरे तुम तो हिंदू हो, मंगलवार को फ्री कर दो। मैं उतना भगवान का प्रेमी नहीं था, मतलब भगवान मानता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैंने शुरू में मंगल को फ्री किया और बाकी दिन 30 रुपये फीस रखी। वो स्ट्रक्चर आज तक चल रहा है। और फिर बाद में हमको थोड़ा लगा कि नहीं, हम थोड़ा बायस हो रहे हैं, तो हमने मंगल और फ्राइडे दोनों दिन फ्री कर दिया। तो हम बहुत फ्री थे कि हाँ दोनों दिन मेरा काम हो रहा है। और उस समय मेरे दोस्त बोलते थे कि जब कोई तुम फ्री देख रहे हो तो तुमको कोई पैसे देके दिखाएगा ही क्यों। लेकिन मैं सबके लिए एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि मरीज जो होता है वो सताया हुआ होता है, वो एक समय आप अगर रिजल्ट दे सकते हैं, अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं, आपके पास इतनी काबिलियत है, तो फिर वो फ्री पैसे की बात नहीं होती, ठीक होने की बात होती है। क्योंकि मेरा जो बेस है वही उसी फ्री के क्लिनिक से आज तक है। उसी के बदौलत आज हम जब दूसरी जगह फीस लेते हैं तो हम 500 रुपये फीस ले लेते हैं। यहाँ अब मेरा इस फीस से मैं उस क्लिनिक का खर्चा चला लेता हूँ। अब मैं जब सक्षम हो गया हूँ तो वहाँ से मैं दवाई बांट सकता हूँ। तो ये सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ी जाती। जो आज आप लोग देख रहे हो उसकी बुनियाद बहुत अलग तरीके से बनी थी, और उस समय मुझे भी नहीं पता था। उस समय जो मुझे लगता था ये ठीक है, जब लोग बोलते थे फीस इतनी कम क्यों रखते हो, फ्री क्यों करते हो, मुझे लगता था हाँ ये, मुझे लगता था यही सही है। पर उसके पीछे आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता था। यानी इस पूरे मेहनत में जो मुकाम आपने हासिल किया है वो धीरे धीरे आप अपना कर्म करते गए और आपने फल की इच्छा कभी नहीं की। आप लोगों की मदद करते गए, लोगों का इलाज करते गए, उनका दर्द आप दूर करते गए। बिल्कुल। ऐसे भी मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। नंबर 1 इज़ कंपैशन। अगर ये क्वालिटी आप में नहीं है कि आप मरीजों के दर्द को खुद से सोच सकें या फील कर सकें, तो फिर आपको डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए। फिर आप बहुत सारे प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन में चले जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रैटिट्यूड मीन्स आपको जो मिलता है उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। मतलब ग्रैटिट्यूड, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल, बट दिस 2 क्वालिटीज आर वेरी वेरी एसेंशियल। आई डू नॉट नो अबाउट अदर प्रोफेशन में डॉक्टर ही और अगले जन्म में भी डॉक्टर ही बनना चाहूँगा, तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर ये नहीं है तो फिर आप कोई और प्रोफेशन ले लीजिए, बिकम ए गुड इंजीनियर। मैं भी इंजीनियर हूँ, डॉक्टर वाला। सर अभी आपने कहा कि आप अगले जन्म में भी आप डॉक्टर बनना चाहते हो। स्टार्टिंग में आपने कहा था कि आप इंजीनियर बनना चाहते थे, तो ये चेंजमेंट कैसे? हाँ, ये बात बहुत सही है। मैं दोनों हूँ। पहली बात तो मैं डॉक्टरी में भी, मेडिकल साइंस में भी इंजीनियरिंग का काम कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा हूँ। मेरा फिजिक्स और मैथ्स बहुत स्ट्रांग था बचपन में भी, और ये ब्रेन का अपना है, मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 2 चीज़ है जो मेरी सर्जरी में बहुत फ़ायदा करती है। नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट है मेरा एंगल्स का, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का, लोड का, कि कहाँ लोड कैसे जाता है, तो मेरे ब्रांच में ऑर्थोपेडिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए मुझे समझ में आ गया था इंटर्नशिप करते समय, क्योंकि इंटर्नशिप के समय तक मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, फिर न्यूरोसर्जन बनना चाहता था, फिर पीडियाट्रिशियन बनना चाहता था। और जब इंटर्नशिप कर रहा था तब मैं जब पहली बार एक बार रेडियस का फ्रैक्चर था उसको सेट करने का मौका मिला। इंटर्नशिप में हम लोग लगे रहते थे, कोई मरीज हो जहाँ हाथ थोड़ा सा साफ कर सके, एलपी करना है, सब कुछ सीखते थे। और
हड्डी बहुत टेढ़ी थी, एक्सरे कराया गया। उसके बाद हमको डॉक्टर PR मिश्रा थे लखनऊ में, उन्होंने बोला अच्छा अमल तुम आज ये करके दिखाओ। मैं पूरा अगले दिन, उन्होंने पहले बता दिया कि कल मैं तुमको एक लोअर एंड रेडियस के फ्रैक्चर को सेट करने का मौका दूंगा। बलरामपुर हॉस्पिटल में बहुत मरीज आते थे। मैं जब गया तो उन्होंने एक लेडी को दिया, मैं उसका एक्सरे कराया, प्लास्टर रूम में गया, अपनी किताब खोली कि हाथ कैसे रखना है, सब पकड़ के फिर बढ़िया से सेट किया, प्लास्टर लगाया। जो हमारे प्लास्टर टेक्नीशियन थे रूम के, वो भी मेरे ऊपर हंस रहे थे, अरे डॉक्टर साहब ये करिए। उसके बाद मैं उस महिला को स्ट्रेचर पे ले गया एक्सरे रूम, एक्सरे कराया और एक्सरे देखा और मेरा दिमाग, मतलब मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ। जो हड्डी बिल्कुल टेढ़ी थी बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गई थी। और वो दिन था मुझे समझ में आया कि यस यही ब्रांच है। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कैसे समझा कि डॉक्टर बनना चाहिए। वहां से आपको क्लिक कर गया कि वहां हाँ, से ये हुआ कि फील्ड मैं आपके लिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहिए। लेकिन वो जो खुशी थी एक हड्डी बहुत बढ़िया सेट करने की, वो खुशी मेरे को इतनी बड़ा ड्राइविंग फोर्स है आज भी। क्योंकि एक डॉक्टर कोई भी हो, उसको जो खुशी मिलती है वो रोज मिल सकती है। आप हर डॉक्टर रोज कुछ ना कुछ मरीज का भला करता है और वो खुशी तुरंत मिल जाती है, उसी समय मिलती है। मुझे मरीज को ठीक तो होने में समय लगेगा, लेकिन आप काम करके आपको पता चलता है हाँ आपने अच्छा काम किया। तो वो खुशी जो है वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकती। और यहाँ पे वो खुशी के साथ एक मरीज की भी खुशी जुड़ी हुई है। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको लोगों का दर्द दूर करके उनका इलाज करके एक अलग ही खुशी मिलती है। हम मीडिया से हैं, हमें आए दिन सुनने में आता है कि किसी डॉक्टर ने पैसे के लिए मरीज के साथ ये कर दिया, पैसे के लिए डॉक्टर ने मरीज को मार दिया। आमतौर पर ये चीज़ें हम देखते आते हैं। क्या फ़र्क आया है क्या? मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं कहा कि मुझे खुशी होती, मैंने डॉक्टर कम्युनिटी के लिए बोला कि हर डॉक्टर को खुशी होती है जब उसका मरीज ठीक होता है। और वही खुशी आज मतलब जब मुझे मिलती है, तो इसलिए मैं अगले जन्म में भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो मीडिया में आता है, मैं ये एक चीज़ कह सकता हूँ, जो कॉमन सेंस की बात होती है कि जो लोगों को समझना चाहिए, कोई भी डॉक्टर अगर रिजल्ट नहीं दे पाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। पैसा हमेशा मेडिकल प्रोफेशन में एक बोनस के रूप में लेना चाहिए। अगर आप मरीज ठीक कर रहे हैं और मरीज ठीक हो रहा है तो पहला तो क्रेडिट वही है, क्योंकि वो आपको इतनी खुशी दे रहा है जो पैसा भी नहीं दे सकता। पैसा जरूर आएगा और बोनस के रूप में आता है, मतलब आपको पैसा तो मिलता ही है। मैंने बोला ना, मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की तो मैं सोचता था मेरी वाइफ के पास एक सैलरी है, मुझे तो बस प्रैक्टिस करनी है। थॉट प्रोसेस ये थे कि मेरे पास मरीज तो आए, चाहे फ्री में आए, मरीज तो आए, तभी मैं इतनी दूर जगह फ्री में करता हूँ। और ये जो मेरी कहानी है, अगर आप हर डॉक्टर से पूछें, हर डॉक्टर के शुरुआत में यही स्ट्रगल है। जब वो डॉक्टर क्लिनिक खोलता है तो पैसे की नहीं सोचता, वो सोचता है मेरे पास मरीज तो आए जिसको हम ठीक करें, जिससे मुझे खुशी मिले। हम लोग की लाइफ में पहला चीज़ है कि हम मरीज को ठीक कर सकें, जिसके लिए हम लोग ट्रेन हैं। और हमारी खुशी मरीज को ठीक होते हुए देख के होती है। अगर उस पे से पैसा मिल जाए तो यस, बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं कहानियां बदलती हैं, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं 88 से प्रैक्टिस कर रहा हूं और पब्लिक परसेप्शन भी देखता हूं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। वो सोचते हैं, निगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस और निगेटिव थॉट। नंबर 1, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं जानता हूं जो लोग मुझे जानते हैं, कुछ मरीज मेरे पास आते हैं तो वो बातें करते हैं, अच्छा, जैसे क्वेश्चन का ढंग उनका ऐसा होता है, मैं मुस्कुरा देता हूँ। बोलता लगता है आप कानपुर के कहीं काफ़ी बाहर से आए हैं, तुरंत बोलते हैं हाँ साहब। हम बोले अगर आप कानपुर में रहते, क्योंकि एक डॉक्टर की रेपुटेशन बन जाती है। तो बहुत सारे मरीज अब आते हैं, वो डॉक्टर को शक की निगाह देखते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से जो आप मीडिया के आपने बोला, उसमें मीडिया का ही हाथ है। ये परसेप्शन गलत बन रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी डॉक्टर, अगर मरीज उसका ठीक नहीं होगा, वो कितने दिन पैसे कमा लेगा? आप 10 मरीज को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 11वें को नहीं। इसलिए मरीज का ठीक होना पहला क्रेडिट है। और डेथ को एक्सेप्ट करना समाज का काम है। मेरे यहाँ भी डेथ होती है, हमारे कोई हम भी मरेंगे, आपकी भी डेथ होगी, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। डॉक्टर का प्रयास हमेशा बचाने में रहेगा, क्योंकि उसकी इज्जत भी उसी में है, उसकी स्किल भी उसी में है। अगर मैं कोई ऑपरेशन करता हूँ, वो फेल होता है, तो वो मरीज के लिए तो परेशानी है। मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरी अपना एक दिमाग, एक सेल्फ डिग्निटी
अपनी वो कहीं ट्रेनिंग नहीं सब हट पे होती है। क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो हर्ट होता है। तो कोई भी डॉक्टर इस तरह नहीं कर सकता तो क्या है। कहीं ना कहीं Yes, मरीजों को भी समझना चाहिए सारी चीजें कि नहीं, ये अनहोनी ही होती हैं। मरीजों को भी चीज समझनी चाहिए कि डॉक्टर पूरा अपना 100% देता है, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले के हाथ में होता है। बिल्कुल। कुछ मरीजों में तो क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ और भी देखता हूँ, तो बहुत सारे जगह ऐसी होती है जहाँ पे मरीज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बस बहुत सीरियस हो गया तब भी बच जाएगा। ऐसा नहीं है। डेथ अमेरिका के बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर भी उतनी ही डेथ होती है जितनी हम लोग के यहाँ है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं, जो डेथ होने की संख्या है वो कम होने लगी है। और स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, जब हम आज़ाद हुए थे तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 46 साल थी, आज वो 76 साल है। इसका मतलब मेडिकल में इतना रिवॉल्यूशन हुआ है कि लोग ज़्यादातर जिंदा रहते हैं। ये तो सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है जो आपने बोला, क्योंकि अगर बात उठती है कहीं ना कहीं चिंगारी तो होती है। और अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं कोई डॉक्टर भी गड़बड़, कुछ लोग तो होते ही हैं, अगर आप 100 लोग लेंगे तो 100 में 1-2 तो गड़बड़ डॉक्टर हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कमर्शियली ड्राइवन हो जाते हैं। और वो दो, क्योंकि एक कम्युनिटी के ब्रांड एम्बेसडर, उन दोनों डॉक्टर को मत मानिए। वैसे डॉक्टर अगर हैं तो उनको अपवाद के रूप में लेना चाहिए, पूरे प्रोफेशन के लिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये था मुलाकात का पहला दौर और अब रुख करते हैं डॉक्टर प्रसाद के ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर की ओर। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ हार्ट ऑफ द सिटी परेड पर, जहाँ से डॉक्टर प्रसाद ने अपने प्रोफेशन की शुरुआत की थी। यूँ कहा जाए प्रोफेशन की नहीं, निःशुल्क निस्वार्थ सेवा की। तो दोस्तों, ये रहा अभी तक का सफ़र डॉक्टर ए.एस. प्रसाद जी के साथ। इस सफ़र की शुरुआत की हमने उनके घर से, उसके बाद गए उनके ओपीडी, उनके ऑपरेशन थिएटर, उनके परेड के क्लिनिक पे, और अब हम हैं उनके स्वरूपनगर के क्लिनिक पे। सर, हम तो आपको फॉलो करते हुए थक गए, बट आप अभी भी इतने तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं। क्या राज है इस ताजगी का? ये तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि लेकिन जब मेरा क्लिनिक ख़त्म होने का समय आता है तो मैं नेचुरली ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है अब मुझे सामने घर दिखने लगता है, तो घर जाने की खुशी के कारण मैं शायद तरोताजा हो जाता हूँ, ये भी हो सकता है। बट फिर भी कुछ ना ऐसा ज़रूर आपके अंदर है जो आपको तरोताज़ा रखता है। मैंने जो बोला, डॉक्टर के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं थकता इसलिए नहीं हूँ कि हम, अगर आप देखें आज का मैं ऑपरेशन जो मैंने 3 किए, हर ऑपरेशन अपने में एक चैलेंज था मेरे लिए। एक नी रिप्लेसमेंट ऐसा था जिसमें टीबिया भी तोड़ा था। उस अगर ऑपरेशन के पहले मेरा चेहरा आप देखते तो बिल्कुल अलग था, और ऑपरेशन के बाद मेरा चेहरा बहुत अच्छा था। क्योंकि वही जब आप एक काम कारीगर आदमी अपना कारीगरी अच्छा कर लेता है तो एक जो सेटिस्फैक्शन है, जो खुशी होती है, उसका कोई जवाब नहीं होता है। तो वही चीज़ है। और अब मुझे पता है कि हाँ, मैंने जितने ऑपरेशन करने थे बहुत बढ़िया कर लिए हैं, तो एक उसकी भी खुशी। क्योंकि जब सुबह मैं जो ऑपरेशन थिएटर के पहले जाता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इस ऑपरेशन में क्या क्या परेशानी आ सकती है, अगर परेशानी आई तो दूसरा रास्ता क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, तो वो दिमाग के अंदर बहुत होते रहता है। इस समय मेरे दिमाग में 2 ही 3 चीज़ें हैं, घर जाऊँ, खाना खाऊँ, पिक्चर देखूँ, थोड़ा लैपटॉप पे काम करूँ या अपना मैंडोलिन बजाऊँ, 2 ही, बस इतनी सारी चीज़ें मेरे पास हैं। सर जैसे कि हमें पता चला है कि आपकी वाइफ भी सेम प्रोफेशन में है, तो एक फैमिली में दोनों लोग डॉक्टर, तो किस तरीके से टाइम निकालते हैं एक दूसरे के लिए? मेरे ख्याल से वो तो पर्सनल एडजस्टमेंट एंड पर्सनल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता दूं, हम और मेरी फ्रेंड, मतलब वो तो बात की बात है कि वो वाइफ भी हो गई, तो हम लोग का भाग्य अच्छा था। क्योंकि जब हम लोग फ्रेंड थे तो मुझे भी नहीं पता था, इरादे अच्छे थे, लेकिन वाइफ बनेगी और हम हस्बैंड बनेंगे, और अभी भी वो बात अलग ही है, हम दोनों फ्रेंड हैं। और हम लोग दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है ज़्यादा। और जहाँ पे उनको लगता है कि मेरे ये काम ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है, तो वो हमको रोकती भी हैं। और यही काम मेरे साथ भी है, मैं भी उनको रोकने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ ज़रूरत होती है फिर मदद करता हूँ। और हम लोग दोनों प्लान करके करते हैं। जब हम लोग को MS और MD चूज़ करना था तो मैं ऑर्थोपेडिक्स चाहता था, मेरे को क्लियर हो गया था। और मेरी वाइफ का मन थोड़ा तो गायनिक्स की तरफ था, क्लिनिकल जाना चाहती थी। लेकिन हम दोनों में हमने बोला कि अगर प्लानिंग ये होती कि अगर बच्चे हुए तो एक आदमी को तो घर पे रहना चाहिए। तो फिर मैंने बोला अगर तुम गायनिक्स चाहोगे तो मैं रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी ले लूँगा। फिर जैसा होता है अमूमन लेडीज़ या लड़कियां ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं, तो उन्होंने नहीं, ठीक है मैं पैथोलॉजी में चली जाती हूँ, तुम अपनी इच्छा पूरी करो। और ये एडजस्टमेंट इसलिए रहा कि बच्चों का देखभाल कर सके, क्योंकि पैथोलॉजी में एक फिक्स्ड आवर्स की वर्किंग होती है, कोई इमरजेंसी नहीं होता है, कोई कॉल नहीं होता है। तो ये इसी तरह से हम लोग का जो शुरुआत का अंडरस्टैंडिंग थी वो आज तक चल रही है। और मुझको हमेशा से सपोर्ट रहा, हमेशा हर डिसीजन में, लाइफ के हर प्रॉब्लम्स में, और मतलब हर चीज़ में हमको सपोर्ट मिला। कोई हमारे ऊपर, मतलब वी आर ऑन इक्वल्स। जो भी मेरा डिसीजन है वो उस पर हेल्प करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। और ये कोई दिक्कत नहीं है कि हमें ऊपर कोई भी चीज़ इम्पोज की जाती हो। और एक एग्जांपल ये भी है, अभी IMA प्रेसिडेंटशिप हमारी थी 2012-13 में, काफ़ी IMA में भी काफ़ी झंझट हुए, और उसमें भी लेकिन डॉक्टर साहब ने देखा कि नहीं, इसका मन है कि विड्रॉ करने का बिल्कुल मन नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है यू गो अहेड, और पूरा हमें सपोर्ट भी किया इलेक्शन में भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो बिजी। उसके बावजूद इन्होंने मेरे इलेक्शन के लिए भी काफ़ी हेल्प करी। और कोई भी लाइफ का डिसीजन हो, ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। कहीं ना कहीं आपने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया, एक दूसरे को समझाते रहे, गाइड करते रहो, इसी तरह से आपकी जो एक फ्रेंडशिप थी इस प्यारे से रिलेशन में कन्वर्ट हो गई। बस सेक्रीफाइस वर्ड से मुझे थोड़ा एतराज है, क्योंकि सेक्रीफाइस नहीं होता है। जब आप विलिंगली कहते हैं एक दूसरे के लिए काम करते हैं, वो खुशी से होता है। उसमें सेक्रीफाइस वर्ड से मुझे थोड़ा एतराज है। बाकी हाँ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड मतलब मुझे इतने रास्ते जो दिखाए गए हैं, मेरे वाइफ का और मेरी बेस्ट फ्रेंड का सबसे बड़ा रोल है। सर एक क्वेश्चन और है कि आज के दौर में जो इलाज है वो आम आदमी की पहुंच से शायद दूर होता जा रहा है, इस टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से आप मेरी भी दुखती रग को छू रहे हैं, और बहुत सारे लोग की दुखती रग को छू रहे हैं। हर डॉक्टर को ये परेशानी है। बहुत सारे ऐसे इलाज हैं, ये बिल्कुल सही है कि
मैं अब आप हमारे साथ परेड की क्लिनिक पे गए होंगे, आपने देखा होगा जो बिल्कुल मेरे फ्री वाले मरीज हैं, उसमें टेढ़े मेढ़े मरीज भी थे जिनको मैं जानता हूँ कि घुटना अगर बदल दूँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं उनसे घुटना बदलने की बातचीत भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसा कुछ कहना उनसे मजाक करना हो गया। और ये हम लोग की त्रासदी है, क्योंकि इतना बड़ा देश है जिसमें से पे करने वाली पॉपुलेशन केवल 12 से 13% है। 1.25 करोड़ के 12-13% भी करोड़ों में होंगे, ये बात तो सही है। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये सोचो कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो एक अच्छे इलाज से अभी भी महरूम है, और इसको कैसे किया जाए मुझे नहीं पता। मैं भी बोलता हूँ कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के लिए निगेटिव पॉइंट है। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन। क्वालिटी हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन, ये दोनों में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। और जहाँ हम लोग ये सॉफ्ट पावर चेंज कर पाएंगे मुझे नहीं पता। पर मैं इस जो फ्री रोज देखता हूँ, मैं अपने समाज के उस तबके से जुड़ा रहना चाहता हूँ जिससे कि मुझे भी वास्तु स्थिति का ज्ञान हो। हम अलग एक सेगमेंट जो प्योर 12% वाले हैं उसी में न रहें। वो तो भगवान की कृपा है कि हम 12% 14% वाले पॉपुलेशन में हैं, लेकिन मैं जो 88% या 86% पॉपुलेशन है उससे भी मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ। फर्क तो पड़ेगा ही, कब पड़ेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो होगा। जब पड़ेगा सर देखा जाएगा, और कोशिश आप सभी हमेशा करते रहेंगे कि हम लोग उनके दर्द को दूर किया जा सके। जितना हम लोग कर सकते हैं। और मैं खाली ये नहीं बोलता हूँ, हम जो फ्री ऑपरेशन करते हैं उसमें मैं अपनी फीस तो छोड़ता हूँ, उसके बाद भी खर्च होते हैं, तो उसमें हमारे शहर के ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनेशन देके कर देते हैं। लेकिन उनकी मदद करते हैं। 50-55 लाख की जनसंख्या में अगर मैं साल में 20 ऑपरेशन में फ्री करूं तो वो ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर हमारे जैसे 50 डॉक्टर भी कर दें तब भी ऊँट के मुंह में जीरा है। हम लोग का जब तक सिस्टम नहीं बनेगा ऐसा, जैसे हॉस्पिटल जब तक ऐसे अच्छे नहीं होंगे जो क्वालिटी सर्विस दे सके सबको, हेल्थ फॉर ऑल एक जो शब्द है वो जब तक पूरा नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। चलिए हम कामना करेंगे कि ये जो 20% है ये और बढ़ते हुए जो दायरा ये कम होता जाए। कानपुर में जैसे कि आपने बताया कि हमारे ऑर्थोपेडिक मेडिकल फील्ड में कमियां नहीं है, और होपफुली कि और भी फील्ड्स में कमियां और कम होती जाएंगी। तो अगर बात हम ये कमियों की कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं हमारे इंडिया में जो आ चुकी नई जो नवीनतम तकनीक है जिनका लाभ हम अब उठा सकते हैं? देखिए, तकनीक के मामले में हम लोग अब बहुत ऊपर हैं। तो तकनीक पे अब भूल जाइए। जो दुनिया की नवीनतम तकनीक है ऑर्थोपेडिक्स में, वो हम लोग के पास यहाँ अवेलेबल है। पर्सनल एंडेवर से हो चाहे हॉस्पिटल के एंडेवर से हो। अगर आप थोड़ी दूर दिल्ली चले जाएं तो वहाँ के जो अस्पताल हैं, मैं तो दुनिया भर घूमता रहता हूँ। मैं अभी अमेरिका गया था, फिर हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी में रह के आया 1 हफ्ता। वो जो दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल कहलाता है, और मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ के हॉस्पिटल 19-20 है। लेकिन क्या सबके लिए ये एक्सेसिबल है? ऐसा नहीं है। शहर के कितने लोग यहाँ के बढ़िया हॉस्पिटल में बढ़िया क्वालिटी का सामान या इस इलाज कराने के लिए सक्षम है? वहाँ पे परेशानी होती है। हम हर एक आदमी मुंह उठा के सबसे अच्छा इलाज कराने के लायक नहीं है यहाँ पे, और वो फिर दूसरे तरीके से सोचता है कि कैसे हम खर्च बचाएं। हम लोग भी करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर का दिमाग मिडिल क्लास मेंटालिटी है। मीन्स वैल्यू फॉर मनी हमेशा सोचता है कि कहाँ पैसा बचाता है। लेकिन सिस्टम से लड़ना आसान नहीं है, और हमको बस यही अफसोस है कि जो हम लोग की अच्छी तकनीक है वो सर्वसुलभ हो या अवेलेबल हो, वो अभी नहीं हो पाती है। सर, लीग से थोड़ा हटके जो हमारे भावी चिकित्सक हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मेरे ख्याल से संदेश देने की जगह मुझे लगता है कि वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं जो सीनियर्स हैं उनकी गलती है, क्योंकि एक एक्चुअल मैसेज उनको नहीं पहुँच पाया। मैंने बोला था मेरा जो पूरा ग्रूमिंग है वो मेरे सीनियर्स के थ्रू था। मेरे टीचर्स, मेरे जो सीनियर, फर्स्ट 1 साल सीनियर, 2 साल, क्योंकि जो नए डॉक्टर्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शंस वो बहुत सीनियर डॉक्टर को देख के उसकी तरह होना चाहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत करने का एक जज्बा होना चाहिए उसकी कमी है।
तो शॉर्टकट्स के पीछे पड़ जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो आज वो 50 साल की उम्र वाले डॉक्टर को देख रहा है और वो 27 साल की उम्र का है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि 27 साल की उम्र में ये डॉक्टर जिसको वो आज उस पायदान पे देख रहा है, 27 साल की उम्र में उस डॉक्टर के पाँव में छाले पड़ रहे थे। वो उस छालों को वो छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। बस यही मुझे लगता है गड़बड़ी है। मतलब कहीं ना कहीं हम हासिल करना चाहते हैं कम टाइम में, हाँ। वो ज़्यादा चीज़ों को अचीव करना हाँ। चाहते हैं, बट अगर हम अपने सीनियर्स को देखें तो उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करके एक एक करके इस पायदान पे आकर के पहुंचे हैं। उसको इग्नोर नहीं होना चाहिए। दैट स्ट्रगल इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द एंड, बिकॉज एंड तो आपको मिलेगा ही। हैव पेशेंस एंड स्ट्रगल मीन्स अपने जो भी कन्विक्शंस हो उस पर रुकिए। और वो समाज की परिस्थितियाँ हैं, बिकॉज हम लोग शॉर्टकट्स में बिलीव करने लगा है, जो नया जनरेशन है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तभी हैं जब आपके कॉन्सेप्ट और आपका पायदान मजबूत होगा। सर, आप रोज़ न जाने कितने लोगों के दर्द से रूबरू होते हैं, उनको निजात दिलाते हैं उनके दर्द से। डॉक्टर A.S. प्रसाद के असर में दर्द क्या है? ये तो बहुत ही फिलोसफिकल क्वेश्चन अगर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दर्द ये सही है कि किसी भी डॉक्टर के लिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दर्द एक ऐसा सिम्टम्स है जो मरीज को डॉक्टर तक पहुँचाता है। मोस्टली कहीं ना कहीं दर्द होगा तभी मरीज को लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर को भी दर्द होगा तो वो भी खोजेगा उसका निदान। पर दर्द मेरे ख्याल से केवल एक बॉडी का या फिजिकल दर्द नहीं होता है, लोगों के दिल में भी दर्द होता है, और सबके दिल में दर्द होता है, और मेरे भी दिल में दर्द होता है। मैं भी एक इंसान हूँ, और मुझे दिल में दर्द तब होता है जब मुझे लगता है कि लोग गलत काम कर रहे हैं, वो मुझे खलता है। और केवल हम लोग अगर ये देख लें कि मेरे किसी काम से किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो, तो मेरे ख्याल से दुनिया बहुत बहुत हसीन हो सकती है। सर, हम बात करें आपके फैमिली की, हमने बात की आपकी और आपकी वाइफ की, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरा लड़का न्यूरोलॉजी में है और अमेरिका में है। मेरी लड़की वकील है और दिल्ली में है। और दोनों ने शुरू में इंडिया में पढ़ाई की, फिर दोनों अपने बलबूते पे। मैं उनकी पढ़ाई में बहुत क्लियर था हम लोग के यहाँ कि वैल्यू सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, कि जो भी होगा कंपटीशन से होगा, कहीं भी डोनेशन या कैपिटेशन का कोई सवाल ही नहीं है। आप जो कर पाओगे वही करो। और उसी तरह दोनों ने पढ़ाई की, दोनों ने मास्टर्स बाहर से किया। अपने आज मेरा लड़का वहीं काम कर रहा है, वहीं अपना अर्न करता है, और 2018 तक तो मुझे पता है कि उसको वहीं रहना है। और अगले साल 2017 में वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो अमेरिका का है, जो वहाँ की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उसका ऑलरेडी इनविटेशन आ गया है फेलोशिप का, वहाँ जा रहा है। आई एम प्राउड टू बी डॉक्टर प्रसाद सन एंड डॉक्टर अलका शर्मा's son too. अपने पापा के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं कहता हूँ, और अपनी मॉम के लिए भी कहता हूँ, बट पापा के लिए ही इज़ अ सुपरमैन यूँ कि वो सुबह उठ के टेबल टेनिस खेलते हैं, उसके बाद 4-5 घुटने हिप्स रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद स्वस्थ कानपुर जैसे सोशल कॉजेज़ का भी ध्यान रखते हैं, और उसके बाद सोने के पहले हम लोग से भी फ़ोन पे बात हो जाती है। साथ में कभी कभार मैंडोलिन बजा देते हैं, और पूरा दिन काफ़ी इवेंटफुल रहता है। टाइम का कैसे यूज़ करना है अगर सीखना है तो उन्हीं से सीखना चाहिए। और जो वैल्यूज़ पापा और मम्मी दोनों ने हम लोग को दी हैं, आई थिंक उन्हीं वैल्यूज़ हर जन को एक तरह समझना, सारे रिलीजन्स को की रिस्पेक्ट करना, कभी हमेशा अच्छे शब्द यूज़ करना, और हर चीज़ में और हर जो भी करो अपनी लाइफ में काफ़ी पैशन के साथ करो। ये हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को सिखाया है। मेरी लड़की एक अमेरिकन फर्म में लॉयर है, और वो इस समय साउथ ईस्ट एशिया के अलावा दुबई और टर्की और जर्मनी और इंग्लैंड इतने देश और देख रही है। वो कंट्री हेड है। ऑफिस उसने अपनी कंपनी से लड़के दिल्ली बना रखा है, लंदन नहीं होने दिया। और ये शो करता है, उसने ये कहा कि एक आदमी, एक बच्चा तो कम से कम इंडिया में हो। I feel a sense of pride when people talk about the Dr. प्रसाद। सब जानते हैं कि वो एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं, पर आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपको बताऊं
कि वो कितने काबिल पिता हैं। वो एक आदर्श पिता हैं और साथ ही साथ वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। I mean, there are endless qualities about him that I absolutely admire. And I think I would like to imbibe those in me someday. One such thing being his work-life balance. The way he balances his personal and his professional life is absolutely phenomenal. One such thing is him being a philanthropist. बतौर डॉक्टर वो अपना कर्तव्य निभाते आए हैं, पर एकल विद्यालय में उनका योगदान, स्वस्थ कानपुर एनजीओ की सफलता एक सही मायने में एक सच्चा उदाहरण है कानपुर के उद्धार की तरफ उनकी सकारात्मक सोच का। I mean, he is one such person who believes in doing things for others without expecting anything in return. कहते हैं व्यक्ति को हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैं कानपुर से हूँ, चाहे मैं कितनी ऊंचाई पे पहुँच जाऊँ। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैं जयपुरिया से पढ़ी हूँ। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मुझे किन टीचर से पढ़ाया है। और इस बात का पूरा श्रेय जाता है पापा को। पापा कभी नहीं भूलते कि उनके शुरुआती कठिन दिनों में किन लोगों ने उनका साथ दिया, किन लोगों ने उन्हें बढ़ावा दिया। आज भी वो उन्हें याद करते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। अभी भी जो संतुष्टि उन्हें परेड वाली क्लिनिक जाके मिलती है, वहाँ पे पेशेंट्स देख के मिलती है, या फिर वहाँ दिवाली पूजा या फिर रोज़ा इफ्तार करके मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। जैसे कि आपने बताया जो आपके बेटे हैं वो बाहर रहते हैं और आपकी जो बेटी हैं उन्होंने किसी तरीके से दिल्ली में अपना आशियाना बना के रखा हो अपने काम के साथ और आप लोगों के पास भी रहती हैं, तो वो दोनों अब अपना हमसफ़र चुन चुके हैं? हाँ, मेरे ख्याल से मेरी बेटी की तो फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ही शादी हुई, अभी 6 महीने हो गए, मतलब नवंबर में हुई है, एंड ऑफ नवंबर। और वी आर लकी टू हैव ए सन इन लॉ जो थोड़ा नज़दीक के ही बरेली के रहने वाले हैं और लॉयर है, वो भी 1 साल सीनियर है मेरी डॉटर से। और वो भी वो अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन में उसने भी मास्टर्स किया हुआ है। तो वेरी गुड अपब्रिंगिंग, बिरला से स्कूलिंग थी, फिर ILS से नेशनल लॉ स्कूल से वो करके फिर विदेश में रहा, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लड़के की शादी भी तय हो गई है, ग्रेट, और वो अमेरिकन है लेकिन शादी इंडिया में होगी। वी आर प्लानिंग नेक्स्ट ईयर। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो बेटे हैं वो एक अमेरिकन से मैरिज करने जा रहे हैं, इसका मतलब वो भी लव मैरिज करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में लव मैरिज का जो सिलसिला था वो अभी भी बरकरार है। हाँ, बिल्कुल। सर, जैसे कि आपकी लव मैरिज हुई थी, तो क्या हम जान सकते हैं पहले प्रपोज किसने किया था? ये कैसा क्वेश्चन है? आपको लगता है कि जब मैं पढ़ रहा था उस समय कोई लड़की प्रपोज करेगी, वो ज़माना आज का है? तो उसमें तो डेफिनेटली मैंने ही प्रपोज किया था। और आई वॉज लकी क्योंकि इट्स गुड टू कैच पीपल यंग। मैंने बोला ना, मैं BSc जब कर रहा था तब मेरा सिलेक्शन हुआ, और अलका का सिलेक्शन जब वो इंटरमीडिएट के बाद तुरंत हो गया था, तो वो क्लास के सबसे कम उम्र वालों में से थी। मैं उससे 2.5 साल बड़ा हूँ उम्र में, लेकिन हम लोग पढ़े साथ में, तो नेचुरली हम ही ने प्रपोज़ किया। और जब मैं 20 साल का था तब मैंने प्रपोज़ किया, उससे वो 18 साल की थी। डॉक्टर AS प्रसाद जी को म्यूज़िक का कितना शौक है? मुझे शौक बहुत सारी चीज़ों का है, परेशानी ये है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे इतने सारे शौक हैं कि मरने के बाद मैं जरूर भूत बनूंगा, मेरी इतनी अतृप्त इच्छाएं रहेंगी, उसका क्या होगा। मैं म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक है, मैं ऑलमोस्ट रोज़ म्यूज़िक सुनता हूँ। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, सुबह भी मैं जब तैयार हो रहा था तो मैं उस पर बहुत बढ़िया पियानो की म्यूज़िक, ठीक है वो विदेशी पियानो की चल रही थी, लेकिन पियानो चल रहा था, मेरे जो फ़ोन है उसमें म्यूज़िक चलते रहता है, मेरे कमरे में म्यूज़िक चलते रहता है। और जब मैं पढ़ता था शुरू में भी तब भी, तो भी मैं याद है अब तब उतना बढ़िया ज़माना नहीं था, तो रात को मैं छाया गीत एक आता था प्रोग्राम, उसके बिना सुने मैं सो नहीं सकता था। और मैं मैंडोलिन बजाता हूँ, वायलिन बजाता था, वायलिन अब मेरे पास प्रैक्टिस करने का समय नहीं है, इसलिए वायलिन कम बजाता हूँ। इनफैक्ट पिछले 2 साल से तो छुआ भी नहीं है, बट मैंडोलिन मैं भी बजा लेता हूँ।
और जब मैं स्कूल में था तो वहाँ का म्यूज़िक जो सेट होता है, हम लोग का एक रॉक बैंड होता था, उसका मैं मेंबर था, तो ज़रूरत पड़ने पे मैं गिटार, एकॉर्डियन, जॉर्ज सेट सब पे हाथ मार लेता था। मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, राउरकेला में फैसिलिटीज़ बहुत थी। मुझे बैडमिंटन में नेशनल कोच था रोविन घोष ने, उसने मुझे कोच किया। बास्केटबॉल में राउत राय था, ही कोच मी, आई वाज सिलेक्टेड फॉर 2 गेम्स। आई वाज ए क्रिकेट प्लेयर ऑल्सो, लेकिन बहुत ख़राब क्रिकेट था, लेकिन तब भी मैं इस लेवल पे था कि टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाता था। वॉलीबॉल में खेलता था, उसके अलावा टेबल टेनिस में खेलता था। तो 5 गेम ये मेडिकल कॉलेज में भी चलते रहे। एक्टिंग का भी शौक था, जिसको मैं दरकिनार करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे काम आप करते हो। लोगों को ऑर्गेनाइज करने का शौक था। फिल्म्स का मुझे अभी भी बहुत शौक है। मैंने घर में अपना थिएटर बना रखा है, मैं अपना पिक्चर देखता हूँ रोज़, म्यूज़िक सुनता हूँ, और म्यूज़िक सुनते हुए भी मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। मेरी पढ़ाई हमेशा म्यूज़िक बैकग्राउंड में बजता है, तभी अच्छी होती है। ये लोग बहुत हंसते थे कॉलेज के समय, हॉस्टल में मेरा रूम पार्टनर कान बंद करके बाहर चला जाता था शुरू में। आज वो प्रोफेसर और वहाँ पे है केजी में, लेकिन आज भी याद करता है कि तेरा म्यूज़िक, फिर बाद में बोलता था कि मैं ज़्यादा तंग करूँगा तो मैं मेंडोलिन बजाना शुरू कर दूंगा, या तो मेरा रेडियो सुन लो या मेरा मेंडोलिन सुन लो, पढ़ना है तो वो भी बहुत अच्छे दिन थे। लेकिन सर कॉलेज लाइफ की अगर बात करें तो आपने बताया कि आप टेबल टेनिस भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट प्लेयर भी, किसी तरीके से प्लेइंग जगह अपने आप बना लेते थे। इसके अलावा और भी आप गेम खेलते थे, फिल्मों का भी आपको शौक रहा है, किताबों का भी आपको शौक है? किताबों का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बोला ना कि मेरे बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं रहेंगी मरने के बाद भी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं क्लास 2 में, 2nd क्लास में मैंने गुलशन नंदा की पहली किताब पढ़ी थी। मैं जब क्लास 8th तक, मुझे स्कूल वाले भी उस समय बोलते थे कि ये क्या करता है। मैं दिन भर में 4 नॉवेल ख़त्म करता था, जिसमें से एक मेरी क्लासिक होती थी, एक जासूसी दुनिया होती थी, एक जेम्स एडली चेज होती थी, और एक फिलॉसफी की होती थी। मैंने विंस्टन चर्चिल की किताब मैन एट वॉर क्लास 8th में पढ़ी थी पूरी। थॉमस हार्डी मेरा पूरा पढ़ा हुआ था, अर्नेस्ट हेमिंग्वे पूरा पढ़ा था, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, ये सब पूरे पढ़े हुए हैं, आचार्य चतुर्सेन पूरा पढ़ा हुआ है। गुरुदत्त की जो किताब की है जमाना बदल गया जी, वो मेरा बहुत फेवरेट रहा है। वो इनफैक्ट मेरे एक टीचर ने मुझे सजेस्ट किया। सर आपको इतने सारे शौक हैं, साहित्य का हो, क्रिकेट का हो, आपकी कॉलेज लाइफ में इतना सारा आपने स्पोर्ट्स के साथ एंजॉय किया, तो हमें पता चला सर आपको कारों का भी बहुत शौक है, ड्राइविंग का भी बहुत शौक है आपको। हाँ, ये बात तो सही है। ये मेरा कमज़ोर शौक है जो बहुत पैसे खा जाता है और घर वाले बहुत पसंद नहीं करते हैं। कौन सी फेवरेट कार है आपकी? मेरी फेवरेट तो ऑडी रही है। सर हमारी इंडियन मेडिकल फील्ड को आप इन 2025 में कहाँ देखते हैं? जो मुझे लगता है, और हमेशा इतिहास के ऊपर हम लोग आगे का और फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग जितनी तेज़ी से लीप्स एंड बाउंड से बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोग वर्ल्ड क्लास ऑलरेडी हो रहे हैं और रहेंगे। हम लोग कहाँ, जो हमने बोला था कि हम लोग की टेक्नोलॉजी तो मिल जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी हेल्थ फॉर ऑल पे नहीं आएगी। और अभी भी मुझे सरकार की पॉलिसीज, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में डॉक्टर्स बनाना है, और नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो बढ़ रहे हैं वो बहुत कम है पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ। और रेशियो पब्लिक के हिसाब से जो है वो वाइडनिंग अभी भी है, अभी भी वो Fill नहीं हो ratio पाया। कम होता नहीं दिख रहा है। अगर ड्रास्टिक पॉलिसी चेंजेस नहीं होते हैं और क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं आते हैं एकेडमिक्स में, तो मेरे ख्याल से परेशानी बहुत बड़ी होने वाली है। हम हॉस्पिटल बहुत अच्छे अच्छे बना लेंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाएगी, लेकिन उस स्किल को, एक जो कहा जाता है, जब सर्जरी एक स्किल है, खाली पढ़ने से स्किल नहीं आता। यू नीड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस। ये प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भी आज सर्जरी कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के कर लिया हूँ, हम इसके लिए स्लॉक करना पड़ा है। मैं एक ऑपरेशन थिएटर में रहने के लिए मैं रात की ट्रेन से दिल्ली जाता था, वहाँ वो गोमती पकड़ के रात को अपने घर आ जाता था। रात में ट्रेन में सोता था, दिन भर ओटी में रहता था दिल्ली में, और शाम की ट्रेन से वापस आ जाता था। तो मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत आप तब करेंगे जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी सीखने की।
जब सिखाने वाले ही कम हो जाएंगे तो आप सीखेंगे कैसे? और मुझे जो सबसे बड़ी परेशानी यही लग रही है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज का स्तर है वो धीरे धीरे एकेडमिक्स का उतना अच्छा नहीं रह गया है। और मैं, क्योंकि दुनिया हम लोग घूमते हैं, हम बाहर भी जाके देखते हैं, बाहर पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ के वर्किंग ट्रेंड है और जो यहाँ है वो गैप तो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं चल पा रही हैं, उनको भी उसमें ड्रास्टिकली ओवरऑल की ज़रूरत है। अगर हमको इंसेंटिव नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए तो आदमी सिखाने से कतराएगा। जो क्वालिटी वाले लोग हैं उनको पकड़ के आप उनसे दूसरों को ट्रेन कराइए, जिससे कि आप अगला जनरेशन को अच्छा बना पाए। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? और आप खाली बड़े बड़े बिल्डिंग बना के उसमें चलाने के लिए कहाँ से आएंगे डॉक्टर? ये एक बहुत बड़ा जो लैकुना है हमारे यहाँ, उसकी जरूरत, उसको फिलअप करने की है। एंड मैं बहुत दुख से कहता हूँ, कुछ चीजें ओपन सीक्रेट है। हम लोग सोसाइटी में मेडिकल सीट्स की बिकने की बात करते हैं, ओपन सीक्रेट है। इतना बड़ा करप्शन का फाउंटेन है जहाँ पे आप सीट्स बेचते हैं मेडिकल की। जो सीट खरीदेगा उसमें कंपैशन कहाँ से आएगा? जो 1.5 करोड़ में कोई सीट खरीदेगा वो फिर बिजनेस की बात तो करेगा ही। इसको रोकने की कोई बात ही नहीं करता है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो सब उसी में लगे हुए हैं। तो बेसिक जहाँ पे अब आप मेडिकल फील्ड में फंडामेंटल पे ही करप्शन से शुरू कर रहे हैं, तो आगे आप अच्छे डॉक्टर्स लाने की उम्मीद कहाँ से करते हैं? हम लोग के समय डॉक्टर्स कम थे हमारे समय, लेकिन एटलीस्ट कंपटीशन से आते थे। फेयर कंपटीशन होना चाहिए। मैं नहीं तो मैं बाहर से आके यहाँ पे कंपटीशन नहीं निकाल सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि 2025 में टेक्नोलॉजिकली विल बी एट पार विद एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट द मैन पावर और द सॉफ्ट पावर जिसको कहा जाता है, उसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और उसके जड़ पे कुल्हाड़ी चल रही है। टेक्नोलॉजी में हम ज़रूर वर्ल्ड के साथ चलेंगे, बल्कि वर्ल्ड को लीड भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं उसको लीड करने के लिए हमें स्किल्स के डॉक्टर्स की नीड ज़रूर होगी। खैर सर, बात हम करते हैं अगले 10 सालों में हमारे इंडिया को आप कहाँ देखते हो? इंडिया विल राइज, इसको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से, क्योंकि हर पैरामीटर्स में इसको बढ़ना है। थैंकफुली आई कैन टेल यू, मेरे घर में सब इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे रेंटल प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, तो हम वो डिबेट भी सुनते रहते हैं। दे ऑल आर वेरी होपफुल, द पॉलिसीज बीइंग प्लान्ड आर ऑल पॉजिटिव, पर अगेन डाउनसाइड कहाँ पे है? सिस्टम उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? तो प्लानिंग द पॉलिसी इज गुड, द इम्प्लीमेंटेशन इज फ्लॉड। इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हैं, और ये जब तक कोई चेकलिस्ट करके नहीं दूर कर पाएगा, नहीं होने वाला ठीक। और इसको ठीक करने के लिए जब तक इंटेलेक्चुअल क्लास नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, हु विल बिकम द ड्राइवर ऑफ द कंट्री, हु इज इंटेलेक्चुअली एम्पावर्ड, जो सेल्फ छोड़ के देश की सोच के ही ड्राइविंग देश की करेगा, तब तक देश का भला तो नहीं होने वाला। खैर इतना सर हमने आपको जाना है, और अगर हम कहें कि डॉक्टर A.S. प्रसाद जी को हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगी? आई एम अ सिंपल ह्यूमन बीइंग हु लव्स हिज लाइफ। मैं अपनी लाइफ ढंग से जीना चाहता हूँ। द ओनली थिंग व्हिच आई ऑलवेज से, मैं मरने के पहले मुझे रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, मुझे अफसोस कम से कम होना चाहिए अपने लाइफ के प्रति। बस ये मेरा एम है कि मैं कोई रिग्रेट्स मुझे नहीं पसंद है कि ये मैंने क्यों नहीं किया, ये मैंने क्यों नहीं किया। जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगा, गलत होगा बाद में पता चलेगा, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने इतने बिजी शेड्यूल से एक इम्पॉर्टेंट टाइम, एक दिन हमको देने के लिए, और आपसे मिल करके जितना हमने आपको जाना है वो शायद बहुत ही कम है। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ABC की टीम की तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड I thoroughly enjoyed being you with all of you, क्योंकि आप लोग को बहुत झेलना पड़ा मुझे, दिन भर मेरे साथ रहे, तो मैं रियलाइज कर सकता हूँ। But thanks for being with me and Thank you so hope much, it will sir. Thank you, serve some sir. purpose. तो दर्शकों,
ये थी हमारी मुलाकात आज के हमारे खास मेहमान फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर AS प्रसाद जी के साथ। अगले हफ्ते किसी और खास मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।